very good morning and welcome to my online classes. I am डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के सोल को टच करने की कोशिश की। आज आइए बच्चों हम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के विषय में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। आज बच्चों हम जानते हैं कि बायोलॉजी के फील्ड में कौन कौन से ऐसे ब्रांचेज हैं जो बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे ब्रांचेस की बातें करते हैं। आज जो बच्चों हम लोग अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल हम लोग बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के विषय में बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी के विषय में बात कर रहे हैं। हम लोग अपने पुराने जो नॉलेज हैं बच्चों उनको रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के विषय में। सबसे पहला है बच्चों एनाटॉमी। एनाटॉमी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर डिसेक्शन। जब किसी प्लांट, किसी पौधे या किसी एनिमल्स का बच्चों डिसेक्शन किया जाए और डिसेक्शन करने के बाद उनके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाए या फिर उनके विसरास का बच्चों, जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका दूसरा नाम विसरा होता है। ठीक बच्चों, एनिमल्स के फील्ड में अगर कहा जाए जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बच्चों इसको विसरा कहा जाता है। तो चाहे वो कोई प्लांट हो या कोई एनिमल्स हो, अगर उसका डिसेक्शन किया जाए, सेक्शन काटा जाए और फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का जब हम अध्ययन करते हैं बच्चों तो उस ब्रांच को हम एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनाटॉमी। आप याद इसको रिमार्क करते जाएं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनाटॉमी क्या होता है बच्चों? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स आफ्टर डिसेक्शन। ठीक बच्चों, डिसेक्शन के बाद किसी भी प्लांट या एनिमल्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अध्ययन करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। दूसरा है बच्चों बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर, दैट इज़ द केमिकल कंपोजिशन, नेचर, मोड ऑफ फॉर्मेशन, फंक्शनिंग इन रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज़। लाइफ एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए बच्चों हम लोग की जो जीवन प्रक्रिया है बच्चों, जीवन हम लोग का जो चलता है ये क्या है बच्चों? एक केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट है। बायो मीन्स क्या होता है? जीवन, और केमिस्ट्री का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात हम लोगों का जो जो केमिकल्स, जिस केमिकल्स के द्वारा हम लोगों के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है बच्चों, उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जानते हैं। जीवन के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जिस केमिकल्स के द्वारा हुआ है उस पूरे केमिकल्स को जानने का जो ब्रांच होता है, जो शाखा होता है बच्चों, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी का संगठन होता है बच्चों, वो किसी न किसी केमिकल्स के द्वारा हुआ है। क्योंकि हम लोगों का जो शरीर होता है बच्चों वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। हम लोगों के बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों प्रोटीन से मिलकर बना है, फैट से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, साथ ही साथ बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना है। तो इन पूरे कंपोजिशंस का अध्ययन करना, केमिकल कंपोजिशन, उन पूरे जो केमिकल्स हैं उनके नेचर को जानना, उनके फॉर्मेशन के क्रियाविधि को जानना, उनके कार्यविधि को जानना, किस प्रकार से वो फंक्शनिंग करते हैं बच्चों, इस पूरे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों? बायोकेमिस्ट्री। ठीक बच्चों, तो बायोकेमिस्ट्री हम केमिकल्स का अध्ययन करते हैं, केमिकल कंपोजिशंस का अध्ययन करते हैं, उनके नेचर्स का अध्ययन करते हैं। ठीक बच्चों, जो हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रत्येक जीव जो होते हैं बच्चों, इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन होता है बच्चों, उसके अध्ययन का एक ब्रांच होता है, उसका नाम टेक्टोलॉजी होता है। तो टेक्टोलॉजी क्या होता है बच्चों? टेक्टोलॉजी के अंतर्गत हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? टेक्टोलॉजी। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल जो मैटर होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं बच्चों, उनके अध्ययन को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला बच्चों साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। ठीक बच्चों, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। तो जो साइटोलॉजी होता है बच्चों, साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो क्या है? साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल। तो किसी सेल के अध्ययन करने का जो ब्रांच होता है बच्चों उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात अगर हम सेल का करें तो सेल क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साइटोलॉजी क्या होता है बच्चों? साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं। और सेल जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जीवन का सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहा जाता है बच्चों? कोशिका कहा जाता है। जिस प्रकार से बच्चों आप देखते हैं कि एक इमारत का जो निर्माण होता है, कि बिल्डिंग का जो निर्माण होता है बच्चों, उसमें अगर पूछा जाए कि एक बिल्डिंग का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है बच्चों,
तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बच्चों वो ब्रिक्स होता है, क्योंकि एक एक ईंटे, बहुत सारे ईंटे एक एक करके जुड़ते हैं बच्चों, तो उससे क्या बनता है, बिल्डिंग बनता है। तो एक बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बच्चों वो ब्रिक्स होता है, ईंटे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग के बॉडी का, किसी भी जीव के शरीर का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बच्चों, कार्यात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से, क्रियाविधि के आधार पर भी और संरचना के आधार पर भी बच्चों, तो वो सेल होता है। तो बहुत सारे सेल यूनाइट्स होकर एक साथ जुड़कर बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। टिश्यूज़ के बाद क्या होता है बच्चों, आर्गन का निर्माण करते हैं। आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और सभी आर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर बच्चों एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस पूरे क्रियाविधि को जानना, सेल और सेल से रिलेटेड ऑर्गेनल्स को जानना, उनमें सेल के बीच में जो उनके सेल के साथ में जो उनके ऑर्गेनल्स हैं बच्चों, जैसे हम बात करें गोल्गी बॉडी की बात करें, हम अगर न्यूक्लियस की बात करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, राइबोसोम्स की बात करें, लाइसोसोम्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो ये सब जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं बच्चों ये, और साथ ही साथ पूरे कोशिका के उसके पूरे अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है बच्चों जिसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। सेल के साथ, कोशिका के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल के साथ बच्चों उसमें इन्वॉल्व जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके पूरे केमिकल कंपोजिशंस को जानना, उनके पूरे केमिकल्स को जानना, उनके पूरे अध्ययन को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर बात साइटोलॉजी का है तो वहाँ हम सेल का अध्ययन करते हैं, जबकि साइटोलॉजी का बात अगर आए बच्चों तो सेल के साथ सेल ऑर्गेनल्स और उनसे मिले हुए जितने भी केमिकल कंपोजिशंस होते हैं बच्चों, उस पूरे अध्ययन को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो है बच्चों वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है बच्चों, इकोलॉजी इज द इंटर रिलेशनशिप, इट इज़ द रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। ठीक बच्चों, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो इंटर रिलेशनशिप होता है बच्चों, उसके उनके साथ जो इंटर रिलेशनशिप होता है, जिस प्रकार का संबंध होता है, पारस्परिक संबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इकोलॉजी कहते हैं। अर्थात किसी जीवित ऑर्गेनिज्म का, किसी जीवित वस्तु का या किसी जीवित थिंग्स का बच्चों इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार का इम्पैक्ट है, किस प्रकार से उनका पारस्परिक संबंध है, उसके पूरे अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक बच्चों, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है, उसके साथ हम किस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम किस प्रकार से हमारा उनके साथ इंटर रिलेशनशिप है बच्चों, उस पूरे अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इकोलॉजी कहते हैं। अर्थात कुल मिला के थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करके जानें तो इन्वायरमेंट में उपस्थित जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे हमारा ताप के साथ क्या रिलेशनशिप है, ह्यूमिडिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, अर्थ के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, हाइड्रोस्फीयर के साथ क्या रिलेशनशिप है, एटमॉस्फेयर के साथ क्या है। ठीक बच्चों, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एज वेल एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और साथ ही साथ जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, माउंटेन, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, इन सब के साथ जो हमारा जो गहरा संबंध होता है, जो हमारा रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस होता है बच्चों, जो इंटर रिलेशनशिप होता है, जो इंटरेक्शंस होता है, इस पूरे अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो सही भाषा में इसको अगर एक वर्ड में हम कहना चाहें बच्चों, एक लाइन में कहना चाहें तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का किसी भी जीवित जंतु या जीवित पौधों के साथ किस प्रकार का पारस्परिक संबंध है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इकोलॉजी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है जो बच्चों वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू द हैचिंग और बर्थ। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत बच्चों हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो प्लस लॉगस ना, एम्ब्रियो प्लस लॉगस अर्थात जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं। तो एम्ब्रियो के साथ साथ उस पूरे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, अर्थात कंसीव होने से लेकर बर्थ तक, पार्चुरेशन तक, हैचिंग और बर्थ, दैट इज आल्सो नोन एज द पार्चुरेशन। तो कंसीव से लेकर पार्चुरेशन तक का जो पूरा स्टेजेस है बच्चों, उस पूरे सोपान के अध्ययन को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जैसे बात करें हम तो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करते हैं बच्चों, इंटरकोर्स करते हैं। इंटरकोर्स करने के बाद उनसे होने वाला जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट सच एज द क्या होता है बच्चों, मेल गैमिट और से मेल गोनेट से निकलने वाला क्या होता है बच्चों,
मेल गोनेट्स से क्या, मेल गोनेट्स किसको कहते हैं, टेस्टिस को, फीमेल गोनेट्स किसको कहते हैं, ओवरी से। तो इनसे मेल गोनेट्स के रूप में जो गैमेट निकलता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म। फीमेल गोनेट से निकलने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवा। स्पर्म ओवा दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो इससे क्या बनता है बच्चों, जाइगोट। जाइगोट का फिर क्या होता है बच्चों, क्लीवेज होता है, ठीक ना, सेगमेंटेशन होता है। फिर क्या बनता है बच्चों, अर्थात एक छोटा सा मॉड्यूलर स्टेज आता है, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला। फिर क्या होता है बच्चों, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, और फिर उसका पार्चुरेशन होता है। तो कंसीव से लेकर जाइगोट बनने से लेकर बर्थ तक का जो स्टेजेस होता है बच्चों, उस पूरे अध्ययन को, अर्थात वो क्या करता है, जैसे बच्चा सबसे पहले वो कंसीव करता है बच्चों, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, अर्थात जब जाइगोट बनता है तो यूनिसेलुलर होता है। फिर उसका क्या होता है बच्चा, डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद 2 बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। और फिर इनका डेवलपमेंट स्टेज क्या होता है बच्चों, एक समय ऐसा आता है कि बच्चा क्या करता है, पार्चुरेट होता है, जन्म लेता है। तो एक सेल से, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब बच्चा पार्चुरेट करता है बच्चों, तो इस पूरे स्टेजेस को हम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं। तो एम्ब्रियो का बनना और साथ ही साथ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना और फिर उसका पार्चुरेशन होना, इन सब क्रियाकलाप का जब हम अध्ययन करते हैं तो बच्चों इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो शाब्दिक तौर पर इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू द हैचिंग और बर्थ। किसी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल स्टेजेस कहाँ से कहाँ तक बच्चों, अर्थात जाइगोट बनने से लेकर बर्थ तक के पूरे सोपान के अध्ययन को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है बच्चों एंडोक्राइनोलॉजी, इंडो प्लस क्राइनोलॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स एक्शन इन एनिमल्स। जब किसी एनिमल्स के अंदर इंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ उससे रिस्पॉन्सिल या उनसे रिलेटेड जो हार्मोन्स का अध्ययन, उसके एक्शंस का अध्ययन, हार्मोन्स के एक्शन क्या क्रियाकलाप हैं उनके उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अर्थात जिसके अंतर्गत हम अंतःस्रावी ग्लैंड और उनसे रिलेटेड हार्मोन्स के एक्शंस का अध्ययन करते हैं बच्चों, उसको हम इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। हम आगे के लेक्चर बच्चों हम आपको जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे बीएससी सेकेंड ईयर में, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, पूरा इनको इनके विषय में एक एक करके बताएंगे कि इंडोक्राइनोलॉजी किसको हम कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत बच्चों हम बताएंगे इंडोक्राइन सिस्टम किसको कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन होते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड कौन होते हैं, इन सब के विषय में बच्चों हम बहुत डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। आज हम केवल इतना ही जानते हैं कि इंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और प्लस उनसे रिलेटेड जो हार्मोन्स के एक्शंस के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, थाइमस ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक बच्चों, थायराइड ग्लैंड होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, पैंक्रियाज होता है। तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोग बहुत डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, टोटल इंडोक्राइन सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर में आज हम केवल एक सोल को पकड़ते हैं, ठीक बच्चों। आज हम लोग जो है फंडामेंटल सा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के सोल को टच करने की कोशिश करेंगे। इनके विषय में डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे, ठीक बच्चों। अगला जो है बच्चों वो है इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन और डिसेंट ऑफ द स्पीसीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट प्रकार के जीवों का जो ओरिजिन हुआ है, उनके जीवों के ओरिजिन के विषय में अध्ययन करना, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इवोल्यूशन। किस प्रकार से ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता गया, किस प्रकार से ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन होता गया, क्योंकि बच्चों हम अगर जाने तो इस पूरे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में अगर हम ये देखेंगे तो पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले किस प्रकार से जीवों का क्रमिक विकास हुआ है बच्चों, हम उसके विषय में जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। क्योंकि हमको पता है कि हम लोगों तक आने में, जैसे जो मॉडर्न मैन इस समय बना हुआ है बच्चों, इस यहाँ तक का आने में हमको किन किन पीढ़ियों से गुजरना पड़ा है बच्चों। सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और वहाँ से लेकर अब तक के इतिहास की झरोखों से अगर हम देखें बच्चों, तो आज से लेकर पिछले के इतिहास में किस प्रकार से जीवों का क्रमिक विकास होता गया है बच्चों, इनके पूरे अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द ग्रेजुअल डिफरेंशिएशंस और डिसेंट ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज के ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से ये क्रमिक विकास करते गए और इनके रेसेस जो है बच्चों इंप्रूव करते गए, इनके पूरे ओरिजिन के विषय में जानने का जो विज्ञान होता है, जो शाखा होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इवोल्यूशन कहते हैं या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं, ठीक बच्चों। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है जो बच्चों हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यूज बाय माइक्रोस्कोपी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइक्रोस्कोप के द्वारा बच्चों जब हम टिश्यूज का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी में क्या करते हैं बच्चों, हम विसरास का अध्ययन करते हैं, पूरे अंग का अध्ययन करते हैं, इंटरनल ऑर्गन का, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं।
और माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम टिश्यू के लेवल तक अध्ययन करते हैं तो बच्चों उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला है बच्चों इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्फेक्शन। स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्फेक्शन, किसी भी संक्रमण के प्रति या संक्रमण के अगेंस्ट जो हमारे अंदर के जो इम्यून सेल्स होते हैं बच्चों, हमारे अंदर कुछ सैनिक तैनात है बच्चों, तो हमारे इम्यून सेल्स का इन्फेक्शन के प्रति जो रिलेशंस होता है बच्चों, जो उनको रोकने की क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं बच्चों। अब हम आपको बता दें कि जब हम लोगों को पता नहीं कितने वायरस बैक्टीरिया बच्चों हमारे शरीर से रोज़ क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं। हमारे शरीर के अंदर बच्चों एक ऐसे सैनिक तैयार हैं, जिस प्रकार से हम लोग सोल्जर्स जानते हैं बच्चों, आर्मी, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, ये सब होते हैं बच्चों, हमारे देश का रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी सैनिक तैनात किए गए हैं, और वो सैनिक कौन से बच्चों? इम्यून सेल्स। जैसे हम बात करें टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल, स्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इस प्रकार से बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर इम्यून सेल्स लगे हुए हैं, इम्यून सेल्स हैं जो हमारे लिए सोल्जर्स का काम करते हैं। ठीक बच्चों, क्योंकि हम जब एक नॉर्मल सांस लेते हैं बच्चों, तो नॉर्मल सांस में पता नहीं कितने वायरस बैक्टीरिया हमारे एक ब्रीथ में हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं बच्चों, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हमारे कोशिकाओं पर अपना क्या करते हैं बच्चों, अटैक करना चाहते हैं, उसको अपने कब्जा में लेना चाहते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, फिर जब हमारे अंदर के जो इम्यून सेल्स हैं जब उसको जज कर जाते हैं बच्चों, उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि हमारे हर एक सेल के अंदर बच्चों फ्लैगिंग हुआ है, झंडारोहण हुआ है, क्योंकि वो अपने सेल को पहचानने की कोशिश करते हैं। जब बाहरी कोई वायरस बैक्टीरिया आता है बच्चों, कोई फॉरेन बैक्टीरिया अटैक करता है, तो उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, और फिर उससे मार धाड़ करते हैं, उसको अटैक करते हैं, और फिर उसको अल्टीमेटली क्या करते हैं बच्चों, मार डालते हैं। तो इस पूरे रेजिस्टेंस को, इसलिए बच्चों जब हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी होना होता है, कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है, तो हमारे अंदर के जो सैनिक हैं बच्चों वो तैनात हो जाए, क्योंकि उनको प्रशिक्षण मिला है। वो प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है बच्चों? जिस प्रकार से पुलिस स्टेशन होता है, ट्रेनिंग सेंटर होता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर जो थाइमस ग्लैंड्स होता है वो ट्रेनिंग सेंटर होता है, और जो हमारा लिम्फ नोड होता है बच्चों वो बिल्कुल पुलिस स्टेशन जैसा होता है, और जितने हमारे इम्यून सेल्स होते हैं बच्चों वो सोल्जर्स जैसे काम करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी सोल्जर्स तैनात किए गए हैं, जो बाहर से आने वाले किसी आतंकवादी को, किसी वायरस बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं। तो इस पूरे अध्ययन को बच्चों हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन से हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, किसी भी इन्फेक्शन के प्रति जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता, जो रोकने की क्षमता होती है, उस पूरे अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इनके विषय में बच्चों हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बीएससी थर्ड ईयर में जब हम जाएंगे तो बीएससी थर्ड ईयर में हम आपको इम्यूनोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, आज हम केवल इतना ही जान लेते हैं कि इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं, अपने इम्यून सेल्स का अध्ययन करते हैं, जो हमारे शरीर में किसी प्रकार के बाहरी वायरस बैक्टीरिया के अटैक को रोकते हैं, उनसे होने वाले इन्फेक्शंस को क्या करते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है बच्चों लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम फ्रेश वाटर लेक्स, झरनों, पॉन्ड्स और किसी स्ट्रीम्स का अध्ययन करते हैं बच्चों, उसको हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। अर्थात फ्रेश वाटर के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं, इनकी भी एक अलग दुनिया है बच्चों, तो इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला है बच्चों मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। जब किसी एनिमल्स कि या किसी प्लांट के जब बाहरी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं तो बच्चों उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उनके आंतरिक संरचना के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, हम एनाटॉमी कहते हैं। जब डिसेक्शन के बाद पढ़ते हैं, और जब किसी जीव या पौधे के बाहरी आकार के विषय में हम अध्ययन करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे हम बाहर से अपने को देखें तो हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, ये सब जो दिखाई देता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। और जब हम जैसे किसी प्लांट को देखें तो उसका जो स्टेम दिखाई देता है, जो जड़ दिखाई देता है, जो पत्तियां, लीव्स दिखाई देती है बच्चों, ये सब क्या होती हैं, ये मॉर्फोलॉजी कही जाती है। तो बाहरी आकार के विषय में अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं बच्चों, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है बच्चों पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी का स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस इन टाइम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम किसी फॉसिल्स के विषय में अध्ययन करते हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम स्केल्स की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशंस की बात करते हैं बच्चों, तो उसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक बच्चों, बात अगर करते हैं बच्चों कि हम लोग ये जानते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि
मीसोजोइक पीरियड्स में, मीसोजोइक एरा के जो जुरासिक पीरियड था बच्चों, मीसोजोइक एरा का जुरासिक पीरियड जो है बच्चों वो बहुत फेमस है। किसके लिए? क्योंकि जुरासिक जो पीरियड है बच्चों वो उस समय इस पूरे धरती पर केवल एक छत्र, एक ही जंतु का राज था। वो कौन था बच्चों? डायनासोर। डायनासोर बच्चों जब धरती पर चलते थे पूरा धरती कांपती थी। उनका इतना बड़ा आतंक था कि उनके सामने और कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हो ही नहीं पाता था। ठीक बच्चों, क्योंकि बहुत विशालकाय प्राणी थे। वो इतने बड़े थे बच्चों कि समझिए कि बहुमंजिला इमारत जो 40 फ्लोर का कोई जहाज हो, इतनी बड़ी उनकी ऊंचाई होती थी बच्चों। बहुत लंबे लंबे होते थे। जब वो चलते थे तो पूरा धरती कांपते थे। और एक छत्र राज था। कब बच्चों? मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में। तो वो जो है बच्चों अब वो समाप्त हो चुके हैं। और हम उनके ओरिजिन को या उनके विषय में कैसे जानते हैं बच्चों? जीवाश्म से हम पता करते हैं। उनके जीवाश्म जो है बच्चों चट्टानों में, पत्थरों में दबे हुए प्राप्त हुए हैं, जिसको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स का अध्ययन और इसके आधार पर जो फॉसिल्स होते हैं बच्चों उनका हम कार्बन डेटिंग करके हम ये पता कर पाते हैं कि डायनासोर किस समय के थे और कितना समय तक वो रहे और कितने समय आज से लेकर तब तक का कितना समय गुजर गया। इनके विषय में जब हम अध्ययन करते हैं बच्चे तो इसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अर्थात किसी जीव के फॉसिल जीवाश्म का अध्ययन करना, उनके टाइम ड्यूरेशन को पढ़ना, इन सब का जो अध्ययन होता है बच्चों उसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक बच्चों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हमको खुदाई से प्राप्त होते हैं, जिनके जीवाश्म को देखने से हमको पता चलता है। तो ये जीवाश्म कैसे मिलते हैं बच्चों? चट्टानों में दबे हुए इनके अवशेष जो हमको प्राप्त होते हैं। इसी के आधार पर हम ये जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर किन किन जंतुओं का ओरिजिन होता गया और कितने समय तक वो रहे और कैसे वो समाप्त हुए। इन सब का हम कार्बन डेटिंग करके पता करते हैं बच्चों। तो इस पूरे अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक बच्चों, अगला है बच्चों पैलियोजूलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैलियोजूलॉजी माने स्टडी ऑफ फॉसिल्स एनिमल्स। अर्थात जब किसी हम एनिमल्स के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं बच्चों तो उसे हम पैलियोजूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैलियोजूलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल्स। जब किसी एनिमल्स के फॉसिल को हम का अध्ययन करते हैं बच्चों तो उसको हम पैलियोजूलॉजी कहते हैं। और पैलियो बॉटनी किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी हम प्लांट के फॉसिल्स के विषय में अध्ययन करते हैं तो हम पैलियो बॉटनी कहते हैं। एक इंडियन साइंटिस्ट थे बच्चों, एक इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था बीरबल साहनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट कौन थे बच्चों? बीरबल साहनी, जो फेमस पैलियो बॉटनी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो बच्चों वो फिजियोलॉजी है, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस प्लांट्स विद इन ऑर्गेनिज्म। अर्थात किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट के फंक्शंस के विषय में जानना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फिजियोलॉजी। अर्थात किसी अंग के इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ना, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। जैसे हम कहें बच्चों लीवर, हार्ट, किडनी, इन सब के इंटरनल, ये सब विसराज हैं बच्चों जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर के पार्ट होते हैं, इनको हम विसराज कहते हैं बच्चों। तो इनकी स्ट्रक्चर का जब हम सेक्शन काट के इनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन जब हम लीवर, किडनी और पैंक्रियाज इन सब के विषय के फंक्शंस के विषय में जाने के, कार्यविधि के विषय में जाने बच्चे कौन सा कार्य परफॉर्म करते हैं तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो किसी भी इंटरनल ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को जानना उसको हम एनाटॉमी कहते हैं, जबकि उनके कार्यविधि को जानना हम क्या कहते हैं बच्चों? फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उपस्थित जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शंस को जानना हम क्या कहते हैं बच्चों? फिजियोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेटेड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी और साइकोलॉजी के रिलेटेड जो अध्ययन होते हैं बच्चों उनको हम साइकोलॉजी। ये क्या होता है बच्चों? मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बहुत सारे इमोशंस को जानते हैं, बहुत सारे इल्यूजन को जानते हैं, हेलुसिनेशंस को जानते हैं, लर्निंग बिहेवियर को जानते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो मनोविकार होते हैं बच्चों या मानसिक क्रियाविधियों के विषय में अध्ययन करना, इनको हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड बच्चों? मनोविज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें हम किसी चीज़ के इमोशन को जानते हैं, उसके हेलुसिनेशंस को जानते हैं, इल्यूजन को जानते हैं, बहुत सारे मनोविकार्स को जानते हैं। साथ ही साथ बच्चों किस प्रकार से आदमी का लर्निंग होता है, किस प्रकार से वो इंटरेक्शन करते हैं, इंटर रिलेशनशिप करते हैं इन्वायरमेंट के साथ या किसी पर्सन टू पर्सन या पर्सन एनिमल्स के साथ, इस पूरे अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों? साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेडियोलॉजी, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ लाइफ। अर्थात जीवन के साथ रेडियो क्रियाविधि के विषय में अध्ययन करना हम क्या कहते हैं बच्चों? रेडियोलॉजी। ये किस प्रकार से हमारे सेल्स को इफेक्ट करते हैं, किस प्रकार से हमारे इनके इनके इफेक्ट से किस प्रकार से हम लोगों का म्यूटेशन होता है बच्चों,
इन सब के विषय में जाना, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के द्वारा, रेडियो इफेक्ट के द्वारा बच्चों हम लोगों में म्यूटेशन क्रिएट होता है। तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से जान देंगे। और इनकी जो अध्ययन होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको हम रिमार्क कर लेंगे। टेक्सोनॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत बच्चों हम विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के क्लासिफिकेशंस को जानते हैं, किस प्रकार से उनको क्लासीफाई किया, किस प्रकार से उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, उनके सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर, उनके सिस्टमेटिक क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार से हम समझते हैं उनके विषय, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं बच्चों। तो उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, किस प्रकार से इनका इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ साथ इनका सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, इनका आइडेंटिफिकेशन, इन सब के विषय में जब अध्ययन करते हैं तो बच्चों उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के पौधों, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का नामकरण किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और उनका एक अस्तित्व जो डेवलप हुआ है बच्चों, उनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़कर जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जूजियोग्राफी, दैट इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर द अर्थ। इस पूरे अर्थ पर, इस पूरे धरती पर बच्चों किस प्रकार से किसी एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस प्रकार से एनिमल पूरे जोग्राफिकल एरिया में अगर हम देखें बच्चों तो किस प्रकार के पूरे भौगोलिक एरिया में एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस प्रकार से चारों तरफ फैले हुए, कौन से एनिमल्स कहाँ ओरिजिन हुआ और उनका क्या इन्वायरमेंट के साथ क्या इम्पैक्ट है, इस पूरे अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, जूजियोग्राफी। अर्थात किसी भी एनिमल्स का किसी भी भौगोलिक एरिया के साथ जो रिलेशनशिप है बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, जूजियोग्राफी कहते हैं। ठीक बच्चों, जू पैथोलॉजी, ये दोनों मिलता जुलता टर्म है बच्चों। जू पैथोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स के डिजीज़ के विषय में पढ़ना, किसी भी एनिमल्स के अंदर जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं बच्चों, उनके विषय में पढ़ना हम क्या कहते हैं, उसको जू पैथोलॉजी कहते हैं। जबकि एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशंस के विषय में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम जूजियोग्राफी कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर किसी भी एनिमल्स का जो भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उनका अर्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनका अर्थ के पास उपस्थित जो लिथो स्फीयर है, जो हाइड्रोस्फीयर है, जो एटमॉस्फियर है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है बच्चों, उस भौगोलिक एरिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, जियोग्राफी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, एक अगला इंपॉर्टेंट जो टर्म है बच्चों वो क्या है, यह है हिस्टोरिया नेचुरलिस। हिस्टोरिया नेचुरलिस एक प्रकार का जो बुक है बच्चों, ये हिस्टोरिया नेचुरलिस क्या है बच्चों, एक प्रकार का बुक है विच इज राइटन बाय द प्लिनी। इसको किसने लिखा है बच्चों, प्लिनी। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे। हिस्टोरिया नेचुरलिस एक प्रकार का बुक है जो किसने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है। और इसमें इन्होंने लगभग 1000 प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया है। और किसके आधार पर बच्चों, उनके इकोनॉमिक वैल्यू के आधार पर। अर्थात इनके इकोनॉमिक यूज को बताया है उन्होंने, उनके इकोनॉमिक वैल्यूज़ को बताया है। और किस बुक के अंतर्गत बच्चों, हिस्टोरिया नेचुरलिस। और ये किसने लिखा है, प्लिनी ने। जिस प्रकार से बच्चों आप रिमाइंड करिए कि हमने कल बताया था कि थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा था, वो उस बुक का क्या नाम था बच्चों, आप बताइए। उस बुक का नाम था, क्या नाम था बच्चों, रिमार्क करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया जो बुक था उसका क्या नाम है। ठीक बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, टोटल 480 प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया था उस बुक के अंतर्गत। आप उस बुक को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से थियोफ्रेस्टस ने इकोनॉमिक वैल्यूज़ के आधार पर, उसके फूड वैल्यू के आधार पर उन्होंने 480 प्लांट का डिस्क्रिप्शन उस बुक के अंतर्गत किया था। और ये पूरे प्लांट जगत का सबसे पुराना लिटरेचर हमको बताता है। सबसे पुराना लिटरेचर कौन है बच्चों, थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखा गया जो वो बुक है, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम लिखेंगे। उसमें लगभग उन्होंने 480 बुक का डिस्क्रिप्शन किया है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एज वेल एज द मेडिसिनल वैल्यू के आधार पर। ठीक उसी प्रकार से जो हिस्टोरिया नेचुरलिस है बच्चों, ये भी एक बुक है जिसको प्लिनी साहब ने लिखा है। और इसमें 1000 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है। किसके आधार पर बच्चों, उनके इकोनॉमिक वैल्यूज़ के आधार पर, उनके इकोनॉमिक यूज़ के आधार पर। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विलियम रॉक्सबर्ग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको भी आप रिमार्क कर लेंगे, बार बार पूछा जाता है। विलियम रॉक्सबर्ग को क्या कहा जाता है बच्चों, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। इंडियन बॉटनी के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों, विलियम रॉक्सबर्ग को जानते हैं। ठीक बच्चों, अगला है जो बच्चों डायोस्कॉर्डिस। डायोस्कॉर्डिस क्या है बच्चों, ऑथर ऑफ डी मटेरिया मेडिका। ये जो बुक है बच्चों, ये मेडिकल साइंस में चलता है। हमारे मेडिकल साइंस में इन्वॉल्व जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी मेडिसिन्स हैं बच्चों,
ये एक होम्योपैथिक बुक है जिसके अंतर्गत पूरा लिखा गया, और इसी मटेरिया मेडिका के आधार पर बच्चों पूरे एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद सबका कंपोजिशन जाना जाता है और सब इसी से बने हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, जिसको हम डी मटेरिया मेडिका कहते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट बुक किसका है बच्चों? होम्योपैथी का, जिसको डिस्कॉर्डिस साहब ने लिखा है। ठीक बच्चों, डिस्कॉर्डिस साहब एक ऐसे अथर हैं जो डी मटेरिया मेडिका बुक को लिखा है, और इसके अंतर्गत होम्योपैथिक मेडिसिन को रखा गया है। ठीक बच्चों, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आज बच्चों हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को जानने की कोशिश किया है। अगले वीडियोस में बच्चों हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और फैक्ट्स के विषय में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसको पढ़ने के बाद बच्चों फिर हम अपने टॉपिक पर चलेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ का। तो सबसे पहले बच्चों हम अभी तक अपने बायोलॉजी के सोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों बच्चों इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ठीक बच्चों, ये जो हमारा टोटल लेक्चर जा रहा है बच्चों, ये बेसिक के साथ साथ नीट, जिपमर और एम्स के पर्पज़ से भी जा रहा है। तो जो लोग मेडिकल तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए बहुत सुपरफिशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चों एक डीप नॉलेज है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों में भी। और अगर बच्चों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बगल में रेड बटन को आप प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जितने भी हमारे जिससे कि हमारे जो अपडेटेड वीडियोस जाएंगे वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।